हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ठीक होंगे आप। गुरुनीति का एपिसोड 4 सेल बायोलॉजी के साथ मैं और सर्वेश सर आपसे पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। वी आर ऑन द टूर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करना शुरू किया था, और आज के इस गुरुनीति के एपिसोड में हम सेल डिवीजन के प्रोसेस तक जाएंगे। ऑर्डिनरी कंडीशंस में जो सेल होती हैं उसके बजाय जब सेल डिवाइड होती है तो उसमें कौन से चेंजेस होते हैं, किस किस तरीके से वो अपने आप को अपीयर करती है, और स्पेसिफिकली जो सेल का जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम है उसके बिहेवियर क्या होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। सर्वेश सर। थैंक यू मैम सर। तो जैसे सर ने बताया, अपन स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अभी कवर कर लिया। अब डिवीजन पे अपन बात करेंगे। डिवीजन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे बिल्कुल प्रॉपरली। और जैसा कि मैंने भी ऐसा देखा था, क्वेश्चंस भी देखे हैं अपन ने, ऑलमोस्ट जो है सारा कंटेंट हमने कोशिश की है। देखो, जैसा पहले दिन से हमारा आपसे वादा था उसी के अकॉर्डिंग हमने हर एक क्वेश्चन के साथ जितने सारे ऑप्शन हैं उन सबको डिस्कस किया है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पूरे सब्जेक्ट में कहीं अप्रोच है, कहीं थीम है, कहीं कनेक्टेड स्टेटमेंट है, कहीं डायग्राम है, कोई रेलेवेंट क्वेश्चन आया हुआ है कभी एग्जाम में, तो उन सबको भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम फिर प्रयास करेंगे अपनी पूरी एनर्जी पुट करने की और साथ में इसको बहुत अच्छा करने की। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। तो सर न्यूक्लियोसोम की बात ये कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, एग्जैक्टली जो यूकैरियोटिक सेल है, आपने ये पढ़ा है, यूकैरियोटिक सेल ऑर्डिनरी कंडीशन में, जैसा मैं कह रहा था, यूजुअल कंडीशन में जब सेल्स रेस्टिंग स्टेज में होती हैं तो ये जेनेटिक मटेरियल इसका क्रोमेटिन फॉर्म में प्रेजेंट है, और जब सेल क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में कन्वर्ट होती है, जब सेल को डिवीजन करना है, सेल डिवाइड होनी है, तो वो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में जाती है। इन बिटवीन आप देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो क्रोमेटिन में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। एक रफ डायग्राम बना देते हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आएंगे। तो एक न्यूक्लियोसोम की अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियोसोम में एक तो होता है ऑक्टामर। जी, स्टोन ऑक्टामर। स्टोन ऑक्टामर। इस ऑक्टामर में 8 स्टोन प्रोटीन्स होती हैं, 8 स्टोन प्रोटीन। और यही बता देते हैं उनमें H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। इट मींस हर एक की 2-2 सब यूनिट है। तो ये जो ऑक्टामर है, इस ऑक्टामर में सर जैसा बोल रहे हैं 4 प्रोटीन्स हैं, 4 कोर प्रोटीन्स आर देयर एंड ईच हैव 2 सब यूनिट्स। जी। और ऑब्वियसली जो ऑक्टामर है, स्टोन प्रोटीन, उन पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये। ओके। तो जो ऑक्टामर से अगर क्वेश्चन आता है तो ऑक्टामर में 4 टाइप की स्टोन होगी। 4 टाइप के स्टोन, लेकिन नंबर अगर पूछे तो 8 हो गए। जी। और इसमें जैसा सर कह रहे हैं H2A, H2B, H3 एंड H4 एंड ईच हैव 2 सब यूनिट्स। जी। और टोटल जो स्टोन है वो होती है 5 टाइप की। जो अपन बात करते हैं तो H1 भी होती है, H1 जो लिंक करेगी। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टोन प्रोटीन्स। जी। तो एक न्यूक्लियोसोम की अगर डायग्राम की बात करें तो ऑक्टामर फॉर्म में आ गए। फिर इस पे डीएनए जो है वो लिखा है ना, रैप्ड अराउंड ऑक्टामर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। तो उसको एक बार कलर चेंज करना पड़ेगा, तो डीएनए को इसमें मेंशन कर देते हैं। तो इसमें जो डीएनए हेलिक्स है वो इस तरह से इसके चारों ओर ये पैकेज हो रही है। तो ये देखो, डीएनए हेलिक्स एंटर हो रही है और यहां से रिलीज होगी। अब यहाँ इन दोनों जो डीएनए हेलिक्स एंट्री और एग्जिट को फिर कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपने बताया H1 प्रोटीन की वो आएगी, इसको वापस रेड कलर करना पड़ेगा। जी। तो इसमें देखो ये जो है सर, ये वाली जो है वो है H1 लिंकर प्रोटीन। बिल्कुल। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट ए न्यूक्लियोसोम, टिपिकल न्यूक्लियोसोम। सो वी कैन से दैट ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम consist 5 types of stone proteins, 4 types in octamer और and 1 is the linker। हाँ, लिंकर। तो टोटल जो है स्टोन प्रोटीन जो है वो, अगर क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टोन के टाइप पूछे। यहाँ सर थोड़ा सा हम फोकस कर लें। यहाँ लिखा हाउ मेनी टाइप्स न्यूक्लियोसोम, आपको कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स है न्यूक्लियोसोम, तब तो आपका आंसर होना चाहिए 4। न्यूक्लियोसोम में कुछ है, न्यूक्लियोसोम में टोटल न्यूक्लियोसोम की बात करें। और यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है, सर ने बताया 4 क्यों? क्योंकि इसने कोर प्रोटीन्स की बात की है। तो कोर प्रोटीन में 4 आ जाएगा। कोर में अपन H1 को इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि वो 2 न्यूक्लियोसोम को लिंक करेगा। ठीक है। फिर सर अगर ये पूछा जाए हाउ मेनी नंबर्स या टोटल नंबर और टाइप ऑफ द प्रोटीन्स, कोर वर्ड यहां से हटा दे, तब एग्जैक्टली आपका आंसर होना चाहिए टाइप 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। और अगर नंबर पूछे तो नंबर में 9 हो जाएगा। फिर नंबर में इसलिए 9 हो जाएगा, जैसे 4 जो ऑक्टामर की है, हर एक की आपने कहा 2 सब यूनिट्स हैं, तो अल्टीमेटली 8 तो ये है और एक क्या हो गया, लिंकर। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन में देखो सारी पॉसिबिलिटीज आपको दे रखी है, 4 भी दे रखा है, ऑप्शन में 8 भी है,
हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर ये लिखा हो हाउ मेनी प्रोटीन्स और हाउ मेनी प्रोटीन सब यूनिट्स इन कोर या कोर प्रोटीन्स, तब आपका आंसर 8 हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो आपके आंसर चेंज हो सकते हैं। अपन ने सारे क्वेश्चन बता दिए, लगभग इसमें 5-6 क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, वो सारे इसी तरीके से। एक छोटा सा वो पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो डीएनए हेलिक्स इसमें पैक हुई है, उस डीएनए हेलिक्स में 200 बेस पेयर होते हैं। जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ये डेटा याद रखने पड़ेगा। ये मॉलिक्यूलर में भी दिया है, यहाँ भी रेफरेंस आपको ध्यान रखना चाहिए। 200 बेस पेयर्स और डीएनए जो रैप करता है हिस्टोन ऑक्टामर पर, उसमें प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो फाइनल हुआ आंसर सर फर्स्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 137। वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर वेयरएज द अदर हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर। एक क्रोमोसोम जो है उसमें कह रहा है सेंट्रोमियर मिडिल में है, और दूसरा जो है उसमें कह रहा है सेंट्रोमियर जो है वो टर्मिनल एंड पे है। टर्मिनल एंड जी, इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये लीजिए, ये मिडिल और ये टर्मिनल एंड कह रहा है। तो देखो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर आपके पास मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे। एक में कह रहा है मिडिल, तो ऑब्वियस है मेटासेंट्रिक हो जाएगा, टर्मिनल टीलोसेंट्रिक, और उसके बाद में टर्मिनल आपको दे रखा है, तो ऑब्वियस है टर्मिनल आप कहेंगे क्या हो जाएगा, टीलोसेंट्रिक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके लिए आंसर हो गया सेकंड, मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। सर आप टिक करते जाए, उधर मैं बोल रहा हूं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन न्यूक्लियर मटीरियल एंड साइटोप्लाज्म। डेफिनेटली न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को जो सेपरेट करता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। डेफिनेटली स्टेटमेंट है। ये जो है वो न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का आप कह रहे हैं राइबोसोमल प्रोटीन, राइबोसोमल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर कह रहा है ए क्रोमेटिन कंटेन डीएनए, स्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए। बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड द काइनेटोकोर। देखिए ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी क्रोमोसोम को अगर आप देखें तो क्रोमोसोम पर ये जैसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, यहां इस तरीके से डिस्क से प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, और स्पिंडल फाइबर एपरेटस इससे जुड़ता है। लेकिन यहां इसने बोल दिया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड काइनेटोकोर, नॉट काइनेटोकोर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर है। ठीक है सर, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इस तरीके से हमारे पास जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास हो गए 3। सो फर्स्ट आंसर यहां हो गया है। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोथ मेम्ब्रेन रन पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल सर, मैं एक वर्ड कह सकता हूं, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होती हैं। बिल्कुल, दोनों का जो अरेंजमेंट है, एक वर्ड हम बच्चों मेंशन कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है दोनों का। आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता है, जैसा सर डायग्राम में आपको शो कर रहे हैं। ये देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एग्जैक्टली सेपरेट करती है। तो ये ठीक हुआ। फिर लिखा है पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 to 15 नैनोमीटर। परफेक्टली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, दैट इज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इसका जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस स्टूडेंट्स बताया जा रहा है जो 10 to 15 नैनोमीटर है। फिर कह रहा है आउटर मेम्ब्रेन रिमेन्स कंटिन्यूअस विद ईआर। डेफिनेटली इट विल रिमेन कंटिन्यूअस विद द ईआर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये कंटिन्यू रहेगी। ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, तो ये भी हमारे पास सही स्टेटमेंट है। अब इनके अकॉर्डिंग आंसर्स के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं, वो कह रहा है ओनली ए एंड बी स्टेटमेंट आर ट्रू। नहीं, तीनों करेक्ट हैं। ओनली ए एंड सी स्टेटमेंट ट्रू। नहीं, नो वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये हो जाएगा। ये जो तीनों स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं ये तीनों करेक्ट है, सो नो वन स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट प्लीज, मैच द फॉलोइंग। हमें जो दिए गए हैं कुछ, देखिए इसमें भी वही क्रोमोसोम की पोजीशन दे रखी है, हमने खूब इस पर डिस्कस किया। सीधी बात कर लेते हैं। सर मेटासेंट्रिक सबसे पहले दिया है, तो सेंटर में हम देखेंगे सेंट्रोमियर एट द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम। जी, डायरेक्ट ये कनेक्ट कर देंगे। फिर दे रखा है सब मेटासेंट्रिक सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। फिर दे रखा है सर एक्रोसेंट्रिक, तो एक्रोसेंट्रिक के लिए हमें दे रखा है सेंट्रोमियर एट द टिप। एसेंट्रिक सॉरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। एसेंट्रिक सेंट्रोमियर अपसेंट। जी, तो यहाँ इसको मैच कर देंगे सेंट्रोमियर अपसेंट क्रोमोसोम। फिर उसके बाद देखो स्टूडेंट्स दे रखा है टीलोसेंट्रिक, टिप ऑफ द क्रोमोसोम। तो इस तरीके से बच्चों आप आंसर इसका देख लें। सेकंड के साथ सी तो मैच हो जाएगा, ये लो। इसके अलावा किसी में भी सी नहीं है, ये थर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत बार आपको ऐसे भी आंसर मिल जाता है, 1 या 2 जो है वो मैच आप करवा लेते हैं, तो फिर फर्दर ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है, इस पे आप जा सकते हैं। अपन ने पेपर देखा आपकी बार नीट में जितने भी मैचिंग वाले आए थे उनमें सब में केवल एक ऑप्शन ऐसा था जो
डिफरेंट था, उससे डायरेक्टली बच्चा जो है उस पे आंसर पे जा सकता है। आपको एक फायदा होता है इसका कि 4 में से कोई ना कोई एक बात जो है वो कम से कम आपको पता होगी, और अगर आप एक भी पता है तो फिर आप जो है स्कोर कर सकते हैं उसके क्वेश्चन को। तो कई बार जो है ना इसकी फ्रेमिंग का ये जो पैटर्न है इस पे भी थोड़ा सा आप देखें, कंफ्यूजन अगर हो तो थोड़ा टेक्निकली इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें जी। नेक्स्ट, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो है वो क्या कंटेन करता है? अभी आपने कहा था 200 बेस पेयर्स इन डीएनए, जो आपने कहा था डीएनए रैप करता है हिस्टोन ऑक्टामर पर, उसकी बात यहाँ की जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट वन, टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन यीस्ट इज, देखिए ये एनसीईआरटी में मेंशन किया है, सेल साइकिल के टाइम ड्यूरेशन दिया है, 2 एग्जांपल के साथ में मेंशन किया है, तो मैं डायरेक्ट आंसर पे सर जा सकता हूँ, लिखा है ये। सेल साइकिल को हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बेसिक रेफरेंस जो है वो फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले भी कुछ क्वेश्चंस में हमने बात की है सर, एक एम फेज है जो डिवाइडिंग फेज है, और इसी में हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, इसके अलावा G1 है, S है और G2 है। तो ये देखो बच्चों सब आपको पता है, ये मैं कह सकता हूँ G0 G1 में एंटर करेगा, G1 से एग्जिटली करेगा, तो ये जो प्रोसेस है ये इंटरफेज है ये पूरा, और ये डिवाइडिंग फेज एम फेज है। एक एग्जांपल सर हमें दे रखा है, उस एग्जांपल में बहुत क्लियर वो कह रहा है कि जो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज और टीलोफेज है, इनमें सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगता है, 1 आवर, और जो कंप्लीट साइकिल है उसमें 23 आवर्स जो है वो यहाँ कंज्यूम कर रही है। ह्यूमन सेल के केस में, ये ह्यूमन सेल के केस अपन जनरली बोलते हैं 5% जो है टोटल टाइम ड्यूरेशन कंज्यूम करती है एम फेज, और वो 95% इंटरफेज, ये 95% टाइम इसमें लग गया और सिर्फ 5%, तो इसका मतलब तैयारी जो है, जो प्रिपरेटरी फेज है, उसी में मैक्सिमम टाइम सेल जब डिवीजन में जाती है तो कंज्यूम करती है। और यीस्ट का जो स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल दे रखा है उसका आंसर है आपके पास 90। दोनों डाटा इसीलिए दिए हैं, ये डेटा भी एनसीईआरटी की याद करने, और ह्यूमन सेल की बात करें तो यहाँ पर 24 आवर्स बताना है, जिसमें 23 आवर्स प्रिपरेटरी फेज के और 5% जो टाइम है, या अगर आप कह सकते हैं 1 आवर ओनली, दैट इज द टाइम ऑफ डिवीजन। The G2 phase of the cell cycle is characterized by the presence of, देखिए G2 phase की बात कर रहे हैं सर, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, नॉर्मल डिप्लॉयड 2n क्रोमोसोम्स, सिंगल क्रोमेटिड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए G2 S के बाद आया है, तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ प्लोइडी हम आगे चेक कर लेते हैं, सेल का क्या दे रखा है, डीएनए सिंथेसिस आप जानते हैं S में होगा, कभी नहीं होगा। डबल अमाउंट ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम देन इन S फेज, डेफिनेटली डबल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो क्रोमोसोम का होगा। अब देखो 2 बातें आपके पास है, नॉर्मल डिप्लॉयड क्रोमोसोम, तो सर नॉर्मल डिप्लॉयड क्रोमोसोम को हम क्यों नहीं कंसीडर यहां करें? थोड़ा सा देखने वाली बात हमारे पास ये अपन ने कॉन्सेप्ट बताया भी था, पहले भी बात की थी, अपन ने डायग्राम बनाया था एक, अगर बच्चों को याद है, G1 देन S देन G2, तो G1 में जो है कंडीशन जो है 2n, S में भी 2n, यहाँ पर भी 2n, यहाँ पर अगर डीएनए को डिनोट करें अमाउंट को 2c से, ऑब्वियसली यहाँ 4c हो जाएगा और यहाँ पर भी 4c रहेगा, बिल्कुल। यहाँ पर कंडीशन मोनाड है और यहाँ डायड हो जाएगी और यहाँ पर भी डायड होगी, बिल्कुल। तो यहाँ पूछा गया है कि द्वारा लक्षित होता है, तो करेक्टर जो है वो क्या होगा, यहाँ देखो नॉर्मल डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स 2n फॉर्म, तो अगर आप देखें तो G1 से लेके S और G2 तक वो डिप्लॉइड फॉर्म, प्लोइडी चेंज नहीं होती है, बहुत क्लियर है, प्लोइडी चेंज नहीं होती है। लेकिन यहां लिखा है डबल अमाउंट ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम देन इन S फेज। अब S फेज के कंपैरेटिवली डबल अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं हो सकता, क्योंकि S फेज में जो 4c है, यहां पर भी 4c रहेगा, वो ही वहां ट्रांसफर होगा। तो इनमें से अब हमारे पास जो ऑप्शन है फिर वो बच जाता है फर्स्ट, क्योंकि यहां पर भी नॉर्मल। हमने देखो इसको एक बार रोक के हाइड करके बाकी सारे डिस्कस किए, इसका बेसिक रीजन यही है, जैसे कहा नॉर्मल डिप्लॉइड क्रोमोसोम, तो वो जो है वो 2n में भी प्रेजेंट है, लेकिन आप ये देखिए जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा है डबल अमाउंट ऑफ डीएनए देन S फेज, ठीक है। अगर S नहीं लिखता तो जनरल कंडीशन हम मान भी सकते थे G1 से डबल, G1 से डबल होता है, तो इसलिए हमारा आंसर फिर सर यहाँ डेफिनेटली क्या जाना चाहिए, डिप्लॉयड 2n क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, और मैं कहना चाहूंगा जैसे सर आपने बताया, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर अपने को चारों ऑप्शन पे जाके आंसर डिसाइड करना है, भैया करना भी चाहिए। थोड़ा सा अगर डाउट है किसी ऑप्शन पे तो बाकी के 3 ऑप्शन जो है रीड करें, थोड़ा वो बिल्कुल गलत है, उसके रेस्पेक्ट में नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जो है टेली हो जाती है कि हाँ ये अपना, वो क्रॉस चेक हो जाता है। देखो एग्जाम में सर मैं जहां तक समझता हूँ बायोलॉजी के पेपर में 60-70 क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो 20-30 क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें से 10-15 स्पेसिफिकली ऐसे होते हैं, तो थोड़ा सा आप फोकस करके ही करें। 144 इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो देखिए आप जानते हैं जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है ये न्यूक्लियर डिवीजन है, जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है,
और आप कहते हैं इसके ठीक बाद सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस में जाती है। जैसा अभी एम फेज की हम बात कर रहे थे, तो एम फेज में बच्चों आपने कहा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस यहाँ बिल्कुल यहाँ पर अपन डायग्राम बनाए, कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल में 2 न्यूक्लियस जो है वो आपको विजिबल होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस साइटोकाइनेसिस। अब सर ये कह रहा है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो ऑब्वियस है न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया है। एक नहीं कई रेफरेंसेज आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। सेल बायोलॉजी में तो मेंशन किया ही किया है, जहां साइटोकाइनेसिस लिखा है वहां के अलावा एम्ब्रियोलॉजी में भी लिखा है। एम्ब्रियोलॉजी में जहां आपको एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बताता है, वहां सर मेंशन कर रखा है देयर इज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, और हम कह सकते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होने का मतलब ये हुआ, आपने कहा कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, ये न्यूक्लियस बन गए। अगर फर्दर फिर डिवीजन में जाते हैं, फिर से साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ न्यूक्लियसेज जो है वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, या इसको आप कह सकते हैं सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, इसको सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन आप कहेंगे, तब स्टूडेंट्स इस केस में कंटिन्यूअसली नंबर बढ़ता चला जाएगा। और आपने एग्जांपल भी एकदम इंपॉर्टेंट दिया, एम्ब्रियोलॉजी में जो आपका मेगा स्पोर जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, तो वहां पर हो रहा है। इसके अलावा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सर आप देखते हैं, जो एंडोस्पर्म में कंपोनेंट मिलकर, वो बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। देखो कई बार क्या होता है, बच्चे गलती करते हैं, या एनसीईआरटी का स्टेटमेंट जो उसको पढ़ने में गलती कर देते हैं, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। अब इस न्यूक्लियर के बजाय अगर आप सेल डिवीजन पढ़ लेंगे तो सब कंसेप्ट चेंज है। सक्सेसिव सेल डिवीजन वहां नहीं होगा जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। आप ध्यान रखिए वहां सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन ही होगा, जिससे नंबर ऑफ न्यूक्लियई और न्यूक्लियसेस कंटीन्यूअसली बढ़ते रहेंगे। तो अगर कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो ओबीएस है न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा। अब ऑप्शन सर चेक कर लेना। मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन कभी नहीं होगी, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन डेफिनेटली आएगी। एमाइटोसिस का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो आपके पास आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। क्लियर? ये यहाँ साइटोकाइनेसिस में हम आगे और बात करेंगे। एक जैसे हमें जो सब दे रखा है ना कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ, सॉरी कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ गए, सो इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम। यहां दे रखा है, वो एंडोस्पर्म के साथ भी कनेक्ट करता है। आगे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और आएंगे अभी। नेक्स्ट, व्हिच इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम। देखो अच्छा हेल्दी क्रोमोसोम जो है वो आपको कब दिख सकता है? जब हेल्दी होगा तभी तो आप अच्छा देख पाएंगे। तो उसके लिए आप कह सकते हैं सर मेटाफेज में। मेटाफेज में बहुत परफेक्टली आप क्रोमोसोम को देख सकते हैं। और मेटाफेज में आपको पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अपीयर होते हैं, और वी कैन से दैट इट इज अ डायड। क्लियर? प्रोफेज में तो विजिबल होना शुरू होते हैं, थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम आप ये भी कह सकते हैं वो जो है वो ओवरलैप्ड भी होते हैं, वहां जाके क्लियर होते हैं क्योंकि मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज होते हैं। यहाँ आप जानते हैं स्टूडेंट्स, उसका माइटोसिस के केस में अगर जाऊं तो डिवीजन शुरू हो जाता है, और टीलोफेज में डॉटर क्रोमोसोम के फॉर्म में वो क्लस्टर बना लेते हैं, टीलोफेज में पहुंच जाते हैं पोल्स पे। तो आंसर हमारा हो गया सर मेटाफेज। नेक्स्ट, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? देखो वो कह रहा है कैन बी चेंज्ड। चेंज क्यों होना चाहिए? जब अभी हम बात कर रहे थे थ्रू आउट सेल साइकिल प्लोरिटी जो है वो सेम रहती है, इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा। डीएनए कंटेंट जो है बिल्कुल वो वेरिएबल होगा, वो डबल हो जाता है। ऑलवेज रिमेन सेम। कैन बी चेंज्ड इफ द सेल इज मैच्योर एंड कैन बी चेंज्ड इफ द सेल इज इमैच्योर। तो देखो मैच्योर इमैच्योर लिख के एक तरीके से आपकी मैच्योरिटी चेक कर रहा है, ये सही है ना, आपसे पता करना चाह रहा है कि आप वास्तव में मैच्योर हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार जो है ना, मतलब कई सारे बच्चों को होता है ऐसा, या किसी को भी हो सकता है कि जबरदस्ती का कनेक्शन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम गलती कर बैठते हैं। और यही कंपटीशन है, वो यही चाहता है कि आपको कंफ्यूज करे। हाँ, आपको ऐसी ही चीजों पे जो है ना वो आपका एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी चेक करता है। तो आप ध्यान रखें ऑलवेज रिमेन सेम, सदैव अपरिवर्तित रहेगी। चाहे प्रोसेस आप देख रहे हो माइटोसिस लिखा है, तो आपको वैसे भी थ्रू आउट सेल साइकिल कोई प्लोरिटी चेंज नहीं करनी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली सेम। ठीक है, आगे बढ़े सर। 147, the events shown below occur during the different phases। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लंबा है, कई बार हम ऐसे क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं एग्जाम में ना। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, डेफिनेटली जितना पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा ना, उससे कम टाइम में आंसर आएगा इसका। ऐसे क्वेश्चन होते भी इसीलिए हैं। द इवेंट्स shown below during the different phases, सर मैं पढ़ रहा हूं, आप उधर टिक करते जाएं। सेंट्रोमियर स्प्लिट, chromatids separate and move to the opposite poles, chromatids are now called chromosome।
तो फेज अगर हम ये बात करें, वो कह रहे हैं गुणसूत्र बिंदु से गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, संतति अर्ध गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। तो इवेंट दे दिया, हाँ इवेंट दे दिया, तो हम हमें टेबल पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कर देंगे। हाँ, तो आप उधर सर फेज मेंशन कर दें, इसका यहाँ हो जाएगा एनाफेज। क्लियर, एनाफेज। उसके बाद कह रहा है क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल। अभी मैं कह रहा था क्लस्टर बन जाता है, डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम, reappearance of the nuclear membrane, Golgi body, endoplasmic reticulum and nucleolus. So it is exactly the reverse of the prophage, that is telophage है ना। जो telophage process है वो prophage का reverse होता है, तो इसमें exactly सारी बातें आपको वो वैसी की वैसी मिलेंगी। फिर कह रहा है chromosomal replication। सर ये भी confusion एक होता है, DNA replication, chromosomal duplication, ठीक है ना। एग्जैक्टली दोनों वर्ड अगर इंटरचेंज करके लिख रहा है तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कई बच्चों के डाउट देखे कई बार के सर लिखा है क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होना चाहिए था, डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए था। रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन जो है, और अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, क्रोमोसोम है ये एस फेज में क्या हो जाएगा, ये डुप्लीकेट हो गया, एड फॉर्म में चला गया। मतलब उसका जो क्रोमेटिड था एग्जैक्टली उसी की कॉपी तैयार हो रही है। द प्रोसेस इज नोन एज द रेप्लिकेशन, ठीक है ना, एंड दैट इज अ डुप्लीकेटेड फॉर्म। तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए अगर ये मेंशन किया है। और इसके लिए सर एस फेज हम लिख सकते हैं। और आपने एक कीवर्ड बताया था बच्चों को, अब वापस एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं कि एक सेंट्रोमियर जब तक है तब तक एक ही क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तभी सेम है। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये पक्का रखो। सेंट्रोमियर एक है, वो एक क्रोमेटिड को जोड़ रहा है या दो क्रोमेटिड को जोड़ रहा है, वो फेजेज पे स्टेजेज पे डिपेंड करता है, बट एग्जैक्टली वो एक ही क्रोमोसोम होगा जब तक सर जो कह रहे हैं एक सेंट्रोमियर। जैसे सेपरेट हो गए फिर दो क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। फिर लिखा है सर काइनेटोकोर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स एंड क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो देखिए इक्वेटोरियल प्लेट आपको पता है मेटाफेजिक प्लेट जो है वो बनाया जाता है, मेंशन सर करते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ये सर ने लिखा मेटाफेज। फिर उसके बाद स्पाइरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो देखो जितना हेल्दी वेल्दी मैंने भी कहा था होना है वो मेटाफेज तक हो जाएगा, उसके बाद में कंडेंसेशन नहीं होता है क्योंकि वहां इक्वेटोरियल प्लेट पर आगे अरेंज हो गया तो फिर डिवीजन में भी जाना है। तो ये लास्ट लिमिट जो है वो प्रोफेज में हो जाता है, प्रोफेज से हो जाता है, तो ये लास्ट लिमिट है। एक तरीके से सर प्रोफेज से स्टार्ट हो जाता है, या फिर अपन ये कहें क्रोमोसोम वर्ड जो आप बोल रहे हो, देखो ये भी थोड़ा की पॉइंट है। क्रोमोसोम की जो कंडेंसेशन है सर ने बोला प्रोफेज से शुरू हो जाता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल की कंडेंसेशन मैं बोलूं तो क्रोमेटिन से लेकर आप कहते हैं जब तक मेटाफेजिक क्रोमोसोम बनना तब तक चल रही है। जैसे आपको ये दो ऑप्शन दे दिए जाए, द क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड और नॉट कंडेंस्ड, तो आप कभी भी ये तो नहीं कह सकते कि वो कंडेंस नहीं है। दैट इज लेस कंडेंस्ड एक्सटेंडेड मटेरियल, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा गया लैंगबर्ड में। जो क्रोमेटिन है दैट इज द लेस कंडेंस्ड एक्सटेंडेड फॉर्म, व्हाइल द क्रोमोसोम इज मोर कंडेंस्ड और हाईली कंडेंस्ड फॉर्म। ये दोनों बातें ध्यान रखने की। ये स्टेटमेंट भी आपने जैसा बताया, जो क्रोमोसोम है वो कई बार बोलते हैं ना हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। बिल्कुल हाँ, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, तो अल्टीमेटली क्रोमोसोम आपके पास बन गया और वो मेटाफेज तक होता रहेगा। और ये जो कंडेंसेशन जो कैरेक्टर पूछा इसने बोला कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो कंडेंसेशन प्रोफेज का कैरेक्टर बिल्कुल काउंट कर लेंगे। हाँ, क्रोमोसोम वर्ड लगा के अगर आपको पूछे कब तक चलेगा, कहां से शुरू होगा, तो प्रोफेज से चलेगा, मेटाफेज में तक रहेगा, कंप्लीट रहेगा। लेकिन जेनेटिक मटेरियल की कंडेंसेशन की बात करें तो क्रोमेटिन से लेकर क्रोमोसोम बनने तक, मेटाफेजिक क्रोमोसोम तक कंडेंसेशन मेंटेन रहेगा। ये इसके अकॉर्डिंग अपन ने मेंशन कर दिए ऑप्शन, ये तो इतना थोड़ा सा कर लोगे आप, मुझे लगता है मेहनत। ठीक है, तो आगे बढ़े सर। नेक्स्ट 148, which of the following event are not characteristic feature of telophage? telophage का characteristic feature कौन सा इवेंट नहीं है? ये कह रहा है chromosomal material condense to form compact mitotic chromosome। देखो एग्जैक्टली वही बात लिखा है यहाँ पर, इसने बोल दिया कंडेंस्ड, ये लिखा है telophage। अभी आपने बताया कि डीकंडेंस होता है, डीकंडेंस होता है, अभी स्टेटमेंट था पीछे के क्वेश्चन में। फिर सर लिखा है न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेज एंड ईआर रीफॉर्म। रीअपीयरेंस में आती है, हमने अभी जैसा कहा था, दैट इज द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। जो प्रोफेज में होता है उसका रिवर्स टीलोफेज में हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो क्रोमोसोम के क्लस्टर पे असेंबल होगा। थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से बता सकते हैं सर, जैसे दोनों पोल बता देते हैं। जैसे आपका एनाफेज कंप्लीट हो गई जी, तो आपने बताया कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम है वो पोल पे पहुंच गए जी, और उसके बाद पहुंचने के बाद वो वापस से टीलोफेज स्टार्ट होते ही वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर वापस इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रोमोसोम की नहीं रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके चारों तरफ अब जो है वो बनने लग जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस वो रीअपीयर हो गया। तो टू डॉटर न्यूक्लियाई आ गए, बिल्कुल ये दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं। अब इसके बाद में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस शुरू होगी, फिर फर्दर डॉटर सेल्स का एग्जिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सर ठीक है स्टेटमेंट टीलोफेज के अकॉर्डिंग।
ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। डी पढ़ लेता हूं मैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। देखिए स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर की जो है वो एनाफेज का कैरेक्टराइजेशन है, इसलिए ये भी आपके पास नहीं होगा। फिर लिखा है बच्चों, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी एज डिस्टेंस एलिमेंट इज लॉस्ट। अभी सर बोल रहे थे, यही स्टेटमेंट सर ने बोला था कि क्रोमोसोम्स वहां क्लस्टर बना तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी अपनी वो खो देंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगी। ये भी करेक्ट। तो देखिए हमारे पास बी और सी एंड ई, ये तीन स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है स्टूडेंट्स। ए बी डी ओनली आपसे पूछा, करेक्ट नहीं है, सॉरी लाक्षणिक गुण जो नहीं है वो पूछा है, तो कौन सा नहीं है आपके पास, ए और डी नहीं है, ए एंड डी ओनली, ये आंसर आपके पास सेकंड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, कॉल्चिसिन एक्ट एट विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस के कौन से स्टेज में कॉल्चिसिन जो है वो एक्ट करता है। तो सर ये जो है वो कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट से आप ऐसा कहते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर असेंबली उसको रेस्ट करवाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, वो आपके पास देखो प्रोसेस लिखा है, तो आंसर बता देते हैं मेटाफेज। और इससे 2-3 पॉइंट बनते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दे रखा, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात बताऊं सर, मैं मोर्फोलॉजी में कॉल्चिकम दे रखा आपको, कॉल्चिसिन होता है और उसका यूज जो है उसका ये आपके पास रेफरेंस है। तो देखो कनेक्ट करना चाहो तो सब्जेक्ट कहीं से भी कनेक्ट होता है। मोर्फोलॉजी में जहां फैमिली हमें दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, कॉल्चिकम का एग्जांपल एग्जैक्टली दे रखा है और कॉल्चिसिन वहां से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। और जैसा सर कह रहे हैं दैट इज यूज्ड टू अरेस्ट द स्पिंडल फाइबर्स असेंबली। बिल्कुल, तो अपन बोल सकते हैं जो प्रोफेज में असेंबली होती है स्पिंडल फाइबर की, तो ये क्या करेगा, असेंबली को अरेस्ट कर देगा। जैसे आपने बताया पोलीमराइजेशन नहीं होने देगा, तो नहीं होगा तो जो सेल है वो मेटाफेज में आके स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। मतलब मेटाफेजिक क्रोमोसोम प्लेट पर तो अरेंज हो रहे हैं, लेकिन पोल से उनकी कनेक्टिविटी बनाने वाली स्पिंडल फाइबर असेंबली को ये नहीं बनने दे रहा है। प्रोफेज तो कंप्लीट हो ही जाती है, लेकिन मेटाफेज में आगे अरेस्ट हो जाएगी। तो सर इसको एक तरीके से डिवीजन, सेल डिवीजन का इनहिबिटर हम कह सकते हैं। बिल्कुल सर, और इसको यूज भी करते हैं अपन, एंटी कैंसरस ड्रग है। एंटी कैंसरस ड्रग है जिसमें कैंसरस सेल्स को डिवाइड होने से रोका जाता है। बिल्कुल। तो ये देखिए कॉल्चिसिन हमें बच्चों पूछा था कौन से स्टेज में एक्ट करता है, तो हमने कहा अरेस्ट द मेटाफेज। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया सेकंड। Next, during cell division, sometime there will be a failure of the separation of sister chromatids. This event is called as, बहुत important point भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए ये कह रहा है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इस क्रोमोसोम के, और वो कह रहा है कि sometimes there is the failure of the separation of the sister chromatids. इन sister chromatids का सेपरेशन नहीं होता है। अब जब सेपरेशन नहीं होगा तो ओबियस है ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर असेंबली के साथ सर कनेक्ट हुए हैं तो कहीं तो जाएंगे। बिल्कुल, सेपरेशन जरूरी है। हाँ, सेपरेशन जरूरी है। अगर सेपरेशन नहीं हुआ तो बिना सेपरेशन कहीं तो इसको कोई ना कोई पोल अपनी तरफ ले जाएगा, और ऐसा अगर होगा तो डेफिनेटली प्लोरिडी जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो थोड़ा सा इसमें देखें सर, तो ये देखो जैसे सर ने डायग्राम बनाया, ये मेटाफेज का है, और आपको पता है एनाफेज में क्या होता है, ये सेपरेट होते हैं और ये पोल की तरफ मूव करते हैं। अगर ये सेपरेशन ना हो तो ये उस केस में बात कर रहा है कि पृथक्करण विफल हो जाए तो उसको कंडीशन को क्या बोलेंगे। तो ये पहले ये तो क्लियर कर दें इनको कि जैसे ये सेपरेट हो रहे इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन हो गया, और नहीं होता इसको बोल देंगे नॉन डिसजंक्शन। ऐसा ही सिमिलरली मियोसिस के केस में भी हम देख सकते हैं सर। मियोसिस के केस में बच्चे जैसे जानते हैं देयर विल बी द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है मियोसिस फर्स्ट में आप देखते हैं, एनाफेज फर्स्ट जैसे ही आएगा तो यहाँ डिसजंक्शन होगा पेयर का, तो यहाँ हो रहा है क्रोमेटिड्स का। तो ऑब्वियस है अगर ये फेल्योर हो जाता है तो डेफिनेटली वहां होगा नॉन डिसजंक्शन, और इसका इंपैक्ट जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्लोरिडी जो है उसको डिस्टर्ब कर दे। और ये तो आपने जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये हो गया तो जो गैमेट्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम का नंबर वेरी करेगा, और उसकी वजह से फिर फर्दर प्रोजेनी में सिंड्रोम्स क्रिएट जो ये जूलॉजी में काफी सिंड्रोम बताते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज। हां, आप जो एडवर्ड पटाउ डाउन ये सब जो पढ़ते हैं ये उधर वालों की बात है, फिर भी हम कर लेते हैं। तो ये जो है वो इस तरीके से, ये माइटोसिस के केस में, ये मियोसिस के केस में एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, तो आगे चलें सर। नेक्स्ट, मेटाफेजिक न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय। मेटाफेजिक न्यूक्लियस को वो कह रहा है कि एनक्लोज होता है नॉन पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो गई थी पहले। बिल्कुल, उसने बोला मेटाफेजिक न्यूक्लियस, तो यही जो है ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में ही, मेटाफेज में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। न्यूक्लियस अपनी एग्जिस्टेंस प्रोफेज में खो देता है। बिल्कुल। तो फिर लिखा है पोरस डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉन पोरस डबल डिस्कनेक्टेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो देखो पहले आपको खूब अच्छा इसने आपको टेस्ट किया है, आपको चेक किया है, और उसके बाद में कह रहा है स्टेटमेंट जो दिया गया कथन है वो गलत है। तो डेफिनेटली मेटाफेजिक न्यूक्लियस जो है वो इनकरेक्ट एग्जिस्टेंस है। यहां आपके पास आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, द ER and GB are
रीऑर्गेनाइज्ड इट। रीऑर्गेनाइजेशन इनका कब होता है? बार बार हम बात की है, सीधा टेलोफेज आंसर जाता है। प्रोफेज का रिवर्स टेलोफेज। तो देखो स्टूडेंट्स, बिना इस पे टाइम लगाए हम कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द टेलोफेज, रीअपीयरेंस आना शुरू हो जाती है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, द ह्यूमन सेल्स साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स। ह्यूमन सेल्स में साइटोकाइनेसिस क्या इन्वॉल्व करता है? द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखिए सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन जो है वो एनाफेज का कैरेक्टर है। फिर कह रहे हैं द कंट्रैक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। इंपॉर्टेंट है सर, एक्टिन फिलामेंट जो एमएफ हम पढ़ के आए, माइक्रोफिलामेंट्स। जी बिल्कुल, थोड़ा सा डायग्राम से बता दें। ये बात कर रहा है ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल में फरो मेथड होता है। सेल फरो मेथड होता है। तो जैसे ही दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद सेल को डिवाइड होना होता है। तो यहाँ ह्यूमन सेल के केस में ये जो फ्लोरो बनता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपके माइक्रोफिलामेंट है, जो एमएफ मैंने लिखा है यहाँ, एक्टिन फिलामेंट, जिनको ये मेम्ब्रेन में इनर साइड में सराउंडिंग में ये कनेक्ट हो जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर पे होते हैं माइक्रो। तो ये अंदर की तरफ क्या होंगे, डिप्रेशन होगा, और जैसे ये पेरिफेरी से सेंटर की तरफ कनेक्ट कर देंगे फाइनली, और ये फरो बन जाएगी। और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और भी बच्चों को मिल सकते हैं। ये जो फॉर्मेशन है साइटोकाइनेसिस हो रहा है आउटसाइड टू इनसाइड, पेरिफेरी टू सेंटर। तो ये सेल फ्लोरो मेथड के लिए तो हमारे पास ये मिल गया। देखो, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, इसके आगे पढ़ लेते हैं फिर एक सर एक बार। डीपॉलीमराइजेशन ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो डीपॉलीमराइजेशन भी जो है ना एग्जैक्टली एनाफेज में ही जाके होगा कि जब क्रोमोसोम अरेंज्ड है और उसके बाद डीपॉलीमराइज हो रहे हैं। फिर कह रहा है ए प्रोटीन काइनेज दैट फोस्फोराइलेट अदर एंजाइम्स। तो जो काइनेज प्रोटीन दे रखा है, फोस्फोराइलेट द अदर एंजाइम्स, उसका एग्जैक्टली साइटोकाइनेसिस की एक्टिविटी चेक पॉइंट में जनरली देखे जाते हैं। कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। चेक पॉइंट जो एग्जैक्टली सेल के रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं उन पे इसको आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास परफेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड माइक्रोफिलामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, व्हेन सिनेप्सिस इज कंप्लीट द सेल एंटर्स इन स्टेज इज कॉल्ड। तो सबसे पहले सिनेप्सिस की बात सर हम करें उससे पहले देखिए, जो मियोसिस है, मियोसिस फर्स्ट, इस मियोसिस फर्स्ट में आप जानते हैं स्टेज प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट के सब फेजेज होते हैं, जिसको आप कहते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है ना, ये स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स हमारे पास ऑप्शन में सर मेंशन कर रखे हैं, इसमें लेप्टोटीन नहीं दिया है। तो सबसे पहली बात तो मैं सर ये बोलना चाहूंगा कि ये जो सारे स्टेजेस हैं, द सब स्टेजेज ऑफ द प्रोफेज ऑल आर बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। क्या क्रोमोसोम कैसा अपीयर होता है, उसमें बिहेवियरल चेंजेस क्या आते हैं। ये जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो एग्जैक्टली इन सारे फेजेस को डिटरमाइन करते हैं। तो सर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ जाना चाहेंगे। ये लेप्टोटीन में अगर मैं बात करूं तो लेप्टोटीन में आप ये कह सकते हैं क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबिलिटी में आते हैं और इस तरीके से ओवरलैप्ड फॉर्म में भी होते हैं, ये लिपटे हुए होते हैं। मैं एक बहुत जनरल अगर टर्म बोलूं तो मैं कह सकता हूं लिपटे हुए से होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये लेप्टोटीन में है, जो बहुत क्लियर विजिबिलिटी के बजाय ओवरलैप्ड फॉर्म में आपको मिलते हैं। उसके बाद देखिए जाइगोटीन हमें दे रखा है, और जो क्वेश्चन है हमारा वो उसी से कोरिलेट करता है। ये एक बाइवेलेंट फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगा, मतलब दो जो क्रोमोसोम हैं वो बहुत क्लियरली साथ साथ आपको दिखाई देंगे। ये देखिए बहुत क्लियर आप जो है वो 2 क्रोमोसोम्स को एक साथ देख सकते हैं। ये अपने आप में एक बाइवेलेंट है, ठीक है। और इसी को जो है वो सिनेप्सिस दैट प्रोसेस, जो प्रोसेस है कंसीडर किया जाता है। आगे सर अगर हम देखें, सर बना रहे हैं पैकाइटिन का डायग्राम आपके सामने। सर ने बताया कि यहाँ पर सिनेप्सिस हो गया, और सिनेप्सिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो बीच में होंगे, तो ये पेयरिंग तो हो जाती है। बिल्कुल। तो सिनेप्सिस की बात करें तो कैरेक्टर हो गया वो जाइगोटीन का। इस जाइगोटीन में हमें ये मिल गया, ये लेप्टोटीन था। देन और अब आएगी पैकाइटिन। पैकाइटिन में इसका जो मेन कैरेक्टर है, पहले तो देखो ये जो सर ने बताए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपस में अटैच होंगे और ये नोड्यूल्स बनाएंगे। पहले स्पेसिफिक साइट पर जहां ये अटैच होते हैं इनको नोड्यूल बोलते हैं। यहाँ रिकॉम्बिनेशन होना है, तो अल्टीमेटली हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल सर इनको बिल्कुल कह रहे हैं। जहां नोड्यूल बनेंगे वहीं हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर, जीन एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर अकर्सिंग। हाँ, हम सर इन सारे स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर लेते हैं, ज्यादा ठीक है क्योंकि क्वेश्चन आता है। देन आगे आप एक बार ड्रॉ कर दें। पैकाइटिन के बाद जैसे क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में सेल जो है नेक्स्ट स्टेज में एंटर होगी। एनसीईआरटी ने एक लाइन मेंशन करी है, व्हेन क्रॉसिंग ओवर इज ओवर, प्रोसेस शुरू हो जाएगा डिप्लोटीन। और जैसे डिप्लोटीन होगा तो सबसे पहले तो ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उसका होगा डिसोल्यूशन होगा। वो खींचेंगे, ऐसे स्ट्रेच करेगा वो, तो वो एक्स लाइक अपीयरेंस में स्टूडेंट्स। जैसे ही डिसोल्यूशन हो जाएगा तो जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है
वहां पर ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा और उनको अपन बोल देते हैं काइजमेटा। काइजमेटा कैरेक्टर हो गया आपका डिप्लोटीन का। और जैसे ही काइजमेटा बनेंगे उसके बाद में सेल एंटर हो जाएगी डाइकाइनेसिस और यहाँ टर्मिनलाइज करेगी, फाइनल टर्मिनलाइजेशन ऑफ दिस काइजमेटा। और यहाँ थोड़ा बता दें कि जैसा आप अपने डायग्राम बनाए वो न्यूक्लियस के अंदर इनको मेंशन कर रहा है। हाँ ओके, ये अभी तक न्यूक्लियस के अंदर सारे सीन चल रहे हैं, प्रोफेज है, ध्यान रखें आप प्रोफेज। और जैसे ही डाइकाइनेसिस स्टार्ट होगा तो जो न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर हो जाएगा, वो मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना। अभी मैं सेल का डायग्राम बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, वो अपने पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होंगे। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, तो दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और जो काइजमेटा है उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। जो एक्स बने हुए थे वो अब डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब वो वहां से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो सर अगर मैं समराइज करूं इसको, देखिए लैप्टोटीन में लिपटे हुए होते हैं ये, सीधा सा अगर बहुत जनरल टर्म्स के साथ हम जाएं। जाइगोटीन में जो है ना वो एक दूसरे को आप ये कह सकते हैं जाइगोट करते हैं, जुगाड़ करते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं और ये सिनेप्सिस बनाते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो हियर द विजिबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम्स इज लेस बट दे विल कम टुगेदर एंड रिप्रेजेंट ए ओवरलैप्ड कंडीशन। बिल्कुल, यहां आपने कहा जाइगोटीन में बाइवेलेंट बना देंगे, ये जो बाइवेलेंट का बनना है, सिनेप्सिस का जो प्रोसेस है वो इस जाइगोटीन का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें पूछा गया है। ये बाइवेलेंट है, here a pair of homologous chromosomes। ठीक है, जैसे ह्यूमन सेल की हम बात करें सर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो 23 पेयर्स बच्चों आपको वहां देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद पैकाइटिन पे आप जाएंगे तो पैकाइटिन में ये पैक्ट करेंगे, पैक्ट करने का मतलब कोई समझौता इनके बीच होगा, दैट इज दैट पैक्ट इन द फॉर्म ऑफ द जीन एक्सचेंज, और उसको आप कहते हैं, ये सर ने जो मार्क किया था, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, दैट विल बी द रिकॉम्बिनेशन, और यही वेरिएशन लाने का पहला स्टेप है। बिल्कुल, ओके, बार वो पूछ भी लेता है, जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है वो रिप्रेजेंट करते हैं जहां क्रॉसिंग ओवर होने वाला है और जहां काइजमेटा आपको विजिबल हो रहा है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। हाँ, ये काइजमेटा इट इज द साइट दैट इंडिकेट्स दैट हियर क्रॉसिंग ओवर इज ओवर नाउ, और ये जो है वो साइट है जहां क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है। तो ये सर पैकाइटिन कैरेक्टराइज किया गया क्रॉसिंग ओवर से, ये सर ने जैसा अभी कहा काइजमेटा से। दो की पॉइंट है इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड काइजमेटा विजिबल। तो काइजमेटा जो है वो उसका डिप्लोटीन का कैरेक्टर हो जाएगा। एक स्टेटमेंट ऊपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, वो इन सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ और इयर्स, हाँ, कई सस्पेंड हो जाती है, मतलब लंबे टाइम तक ये जो है वो पड़ी रहती है। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट पूछ ले। प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन भी हम कह सकते हैं सर इसको। और फिर उसके बाद में फाइनली सर ने जैसा ड्रॉ कर रखा है, इसमें अपन बोल सकते हैं कि आपका फर्स्ट टर्मिनलाइजेशन जी हो गया, इसके बाद में न्यूक्लियस ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपीयर हो गई। और यहाँ पर जो अगर एनिमल सेल के केस की बात करें तो जो आपके सेंट्रोसोम्स हैं, जो एस्टर है, वो पोल पे पहुंच जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि इसके ठीक बाद आपको पता है मेटाफेजिक जो असेंबली है उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो ये स्टेजेस क्लियर हुए होंगे, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 154 के बाद 1 मिनट प्लीज, 155 आइडेंटिफाई द स्टेज व्हेन होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट बट सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएट। देखिए सर, एक डायग्राम पहले भी हमने बनाया था, वो कह रहा है कि जब सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो तो कह रहा है एसोसिएटेड है, लेकिन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ है, तो देखो ये एनाफेज फर्स्ट में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, ये इस तरीके से मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स असेंबली बनी हुई है। ये आपको देखो एक्वेटोरियल प्लेट पर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर दिखाई दे रहा है। तो सर क्या यहाँ मेटाफेजिक प्लेट जो है वो दो बनती है? बिल्कुल, डबल मेटाफेजिक प्लेट एग्जैक्टली हम कह सकते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकंड। ये कोई नंबरिंग एग्जैक्टली नहीं होती, बट टू मेटाफेजिक प्लेट आप कह सकते हैं यहाँ बन जाती है। अब इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में सर लिखा है स्टेज व्हेन होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को तो आपको सेपरेट कराना है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, तो जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे सेल के, वो पेयर के फॉर्म में मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज थे। अब उसमें से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर जाएगा और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस पोल पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट वन पोल एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट अदर पोल, यही रिडक्शन है। तो क्या सर हम ये भी कह सकते हैं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ ही इंडिकेट कर सकते हैं कि इट इज एग्जैक्टली द रिडक्शन। मियोसिस फर्स्ट को जो रिडक्शन कहा जाता है या रिडक्शन फेज कहा जाता है, एक्चुअल रिडक्शन यही होता है। और ये जैसा मैं बार बार बात कर रहा हूं, आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, इसमें देखो
पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर रिमेन एसोसिएटेड, जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है। सिस्टर क्रोमेटिड को भी तो सेपरेट करना जरूरी है। हाँ, सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो फिर एनाफेज सेकंड में जाके जो मियोसिस सेकंड है, दैट इज जस्ट लाइक एज द माइटोसिस, तब जाके ये सेपरेट होंगे। तो उसका मतलब अगर वो क्वेश्चन पूछे सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, फिर अपन बोले एनाफेज फर्स्ट, और सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग मियोसिस एनाफेज सेकंड, ठीक है ना, दैट इज जस्ट लाइक एज द माइटोसिस। ये बिल्कुल सही बात है। सर का स्टेटमेंट फिर से सुन ले आप। अगर आपसे पूछा जाए द सेपरेशन ऑफ द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, आपका आंसर आना चाहिए एनाफेज फर्स्ट। आपसे पूछा जाए द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, तब आपका आंसर आना चाहिए एनाफेज सेकंड। क्लियर? सो सर मूव करते हैं नेक्स्ट। Which one is not found in zygote of meiosis? आपसे पूछा गया है जो जाइगोटीन है मियोसिस का, उसमें से कौन सा नहीं होता। देखो सिनेप्सिस, अभी हम कैरेक्टराइज करके आए हैं, सिनेप्सिस होना जाइगोटीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर कह रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना, ऑब्वियस है सिनेप्सिस होगा तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर कह रहा है बाइवेलेंट क्रोमोसोम, ये बच्चों आप अभी क्लियर कर चुके हैं कि बाइवेलेंट जो है वो डेफिनेटली यहाँ बनेगा, और ये जो बाइवेलेंट है यही कैरेक्टराइजेशन है सिनेप्सिस का और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। क्रॉसिंग ओवर, देखिए आपने कहा था पैक्ट करेंगे पैकाइटीन में, तो पैकाइटीन जो है दैट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ जाइगोटीन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ 4। जैसा सर हम डिटेल में भी सारे सब स्टेजेस और फेजेस डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे चले। मैच द सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस विद कॉलम सेकंड एंड चूज द राइट ऑप्शन। प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्थाओं को आपको दिया है, तो देखो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डाइकाइनेसिस दिए हैं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी हमने काफी डिटेल में बात कर भी ली है। सर सबसे पहले कह रहा है लेप्टोटीन, तो देखिए कहीं लिपटे हुए क्रोमोसोम आपको लिखे दे रखे हैं, इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन। ये आपने जो बोला था ना कुछ देर पहले कि क्रोमोसोम के कंडेंसेशन की बात करें तो प्रोफेज से ही शुरू करना है, तो देखो ये प्रोफेज का पहला ही स्टेज है, पहला सब फेज है एक तरीके से। फिर उसके बाद में कह रहा है जाइगोटीन, तो जाइगोटीन में आप बच्चों कह सकते हैं ये बना लेगा सिनेप्सिस। पैकाइटीन कह रहा है, पैकाइटीन में ऑब्वियस है क्रॉसिंग ओवर कर लेगा, और डाइकाइनेसिस में आप कह सकते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। तो ये बच्चों सारे एक तरीके से हमने मैच कर दिए हैं, आप इसमें से ऑप्शन जो है वो डिटेक्ट कर लें। बिल्कुल आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर। 158, a diploid cell which consists 46 chromosomes, then how many bivalent or tetrad found in zygote? तो देखिए वो कह रहा है 46 क्रोमोसोम है सेल में और सेल है डिप्लॉइड, 2n = 46। ह्यूमन सेल का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। सर थोड़ा सा ड्रॉ कर दें यहाँ, बच्चे जो अच्छे से पता कर लें। हाउ मेनी बाइवेलेंट्स और टेट्राड, देखो बाइवेलेंट और लिख रहा है टेट्राड, तो बेसिक रेफरेंस तो आपको वो यही बताना चाह रहा है कि ऐसे देखो ये क्रोमोसोम जो थे ये बाइवेलेंट के फॉर्म में आ गए, जो जाइगोटीन में हम पढ़ के आए ये बाइवेलेंट में है। सर इसी को मैं टेट्राड कह सकता हूँ। बिल्कुल सर, टेट्राड है, बाइवेलेंट है। ये बाइवेलेंट होने के साथ साथ टेट्राड है, और टेट्राड क्यों है? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ 4 क्रोमेटिड्स, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम। तो आप ये कह सकते हैं 4 क्रोमेटिड्स यहाँ है, इसलिए इसको आप कहेंगे ये टेट्राड अपीयरेंस शो करता है। 2 क्रोमोसोम्स यहाँ है इसलिए बाइवेलेंट है। तो सर नंबर देख लें एक बार, हाफ हो जाएगा। हाँ, टोटल 46 क्रोमोसोम है तो टेट्राड ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फिर तो 23 टेट्राड बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये डिप्लॉइड सेल व्हिच कंसिस्ट 46 क्रोमोसोम, देन हाउ मेनी बाइवेलेंट और टेट्राड? जाइगोटीन ऑब्वियसली देयर आर 23 टेट्राड्स। बिल्कुल। आपने देखो सर ये डायग्राम एक जो बनाया है यहाँ पर, कई बार वो क्वेश्चन भी डिजाइन करता है, आपने वैसे ओरली बता दिया है, अगर अपन मेंशन कर दें बच्चों के फायदा हो जाए थोड़ा सा। अगर पूछे इस टेट्राड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आप ये बता चुके हो, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है। इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल। हाँ, नंबर ऑफ अगर ये पूछे क्रोमेटिड्स, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, तो आंसर डायरेक्टली जाएगा फिर 4। बिल्कुल। अगर वो पूछे नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, हाँ सब कुछ चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर बताओ, एक क्रोमोसोम एक सेंट्रोमियर, ऑब्वियस है, इसलिए वो आपका जो की पॉइंट है वो काम आएगा, 2 क्रोमोसोम 2 सेंट्रोमियर। अगर वो बात करें नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, हाँ तो एक क्रोमेटिड में एक डीएनए मॉलिक्यूल है, तो फिर 4 हो जाएगा। आपको पता है ना जीवन में जो था सिंगल क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड के फॉर्म में, तो वही तो रेप्लिकेट हो गया है। सो डीएनए मॉलिक्यूल ने अपने आप को कॉपी किया, रेप्लिकेट किया है, तो आपके पास टोटल नंबर जैसा सर ने मेंशन किया यहाँ 4 डीएनए है, 4 क्रोमेटिड हैं, 2 क्रोमोसोम हैं और 2 सेंट्रोमियर। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। नेक्स्ट, if a myocyte cell contain 26 chromosomes in G1 phase, then how many chromatids is or are
प्रेजेंट इन ईच क्रोमोसोम ऑफ द एनाफेज फर्स्ट। देखो यहाँ एक से ज्यादा कंडीशंस आपको दी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया। सबसे पहले तो लिख दिया मियोसाइट, तो ऑब्वियस है मियोसाइट जिसमें हो रहा है वो क्या है, जिसमें हो रहा है वो मियोसिस डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहा है सेल जो है वो 26 क्रोमोसोम्स उसमें है और वो G1 फेज में है। तो सर मेंशन कर दें आप G1S और G2, बिल्कुल। उसके बाद M फेज हम देखते हैं। तो कह रहा है G1 फेज में आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 26 था, ठीक है। ऑब्वियस है इसके बाद आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो वेरिएबल नहीं मिलेगा, बिल्कुल। G2 में भी 26 ही रहेंगे। हाँ, G2 तक 26 ही रहेंगे। आपको कह रहा है हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच क्रोमोसोम ऑफ एनाफेज फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, एनाफेज फर्स्ट की बात की, और अपन जानते हैं एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम जो है वो डायड फॉर्म में रहता है, बिल्कुल। जैसे आपने बताया होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर सेपरेशन होता है, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड। बिल्कुल। अभी एक क्वेश्चन था पूरा अपना इस पे, बिल्कुल बात हो चुकी है। ये डायड फॉर्म में होगा, तो इसने पूछा है कि एनाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम्स हैं कितने क्रोमेटिड्स उसमें प्रेजेंट होंगे। ईच क्रोमोसोम, तो एक क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमेटिड 2 प्रेजेंट, 2 ओनली। देखो कॉम्प्लिकेशन डालने की कोशिश की, बहुत क्लियर रखे आप। 26 क्रोमोसोम्स थे G1 में, आपने ये क्लियर कर लिया। यहाँ 26 थे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 26 ही रहेंगे। अगर डीएनए कंटेंट की यहाँ बात करता है, जैसे मान लो C, 2C या 4C जो भी रेफरेंस देता, तो उसका जस्ट डबल रेफरेंस हम इन दोनों फेजेस में शो कर देते। अब एनाफेज फर्स्ट आपको कह रहा है जब डिवीजन हो रहा है, देयर इज द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जैसा सर ने बताया आपको डायड, एक वर्ड ध्यान रखें, ये वर्ड्स कीवर्ड्स काफी काम आते हैं, मोनाड, डायड, टेट्राड। तो उस कंडीशन में 2 क्रोमेटिड्स उसमें प्रेजेंट है। कंटिन्यू करें सर जी। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, देखो ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, फंक्शनल रिकॉम्बिनेज एंजाइम फंक्शनल। अभी अपन ने बात की थी, रिकॉम्बिनेशन की बात की थी। हाँ, अभी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बना रहे थे। जैसे नोड्यूल बनेंगे, जहां पर ये अटैच होते हैं नोड्यूल बन गए, लेकिन जैसा आपने बताया कि जहां नोड्यूल बनेगा वहां जीन ट्रांसफर, हाँ बिल्कुल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जो ट्रांसफर होता है इसका मतलब वहां पर आपको डीएनए को कट भी करना पड़ेगा और दूसरी जगह ले जाकर उसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को कैटलाइज करवाने के लिए होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। नाम से ही देखो, रिकॉम्बिनेज, दैट कैटलाइज रिकॉम्बिनेशन, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेशन कहां है आपका, पैकाइटिन में है, तो वहीं इसकी रिक्वायरमेंट होती है। रिकॉम्बिनेशन पुनर्योगस जो प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करेगा। तो ऑब्वियस है जहां आपके पास पैकाइटिन है, जहां क्रॉसिंग ओवर होता है, वो इसका आंसर हो जाएगा। कंटिन्यू करें। 161 व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्लोटीन। अब देखिए सारे वो पेजेस डिस्कस कर चुके हैं, तुम सीधा जा सकते हैं। इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इयर्स इन सम इनवर्टिब्रेट्स। आपने बोला था स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन यहाँ क्या है, इनवर्टिब्रेट्स लिखा है, यही ये रॉन्ग हो गया। फिर क्या है, कियास्मेटा आर एब्सेंट इन इट। डिप्लोटीन कह रहा है कियास्मेटा तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसका, तो ऑब्वियस इनकरेक्ट हुआ। फिर सर कह रहा है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सर ने कहा था 2 पॉइंट याद रखें। एक तो आप कह रहे हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, और एक जो है कियास्मेटा का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा सर। हमारे पास आंसर इसका आ गया। थर्ड पूरा प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, एक्सिड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए एक्सिड की बात कर रहा है, बिल्कुल एक्स ही बना लीजिए भले यार, सॉरी ये लीजिए, ये एक्सेप्ट क्रोमोसोम, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट एक्स है, ये एक्स बने कैसे? तो जैसा हम डिस्कस करते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद जब वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको डिसोसिएट करेंगे, तब अल्टीमेटली कियास्मेटा फॉर्मेशन होगा और ये एक्सेप्ट स्ट्रक्चर होगा। सर ऑप्शंस दे रखे हैं, मियोसिस, समसूत्री विभाजन से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल मियोसिस फर्स्ट डेफिनेटली वही आंसर हो जाएगा जो आपके पास दे रखा है। और मियोसिस फर्स्ट का भी कौन सा स्टेज? डिप्लोटी। नेक्स्ट, consider the following statements: nuclear membrane, nucleolus, ER and GBRB appeared। तो हम मेंशन कर सकते हैं रीअपियर होती है टीलोफेज में। फिर उसके बाद लिखा है सर क्रोमोसोम्स आर डीकंडेंस्ड एंड कन्वर्ट इनटू द क्रोमेटिन फाइबर, ये भी डेफिनेटली टीलोफेज में ही जाके होगा। फिर कह रहा है वन क्रोमोसोम कंसिस्ट 2 क्रोमेटिड्स, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं। अब ये देखिए टीलोफेज अगर फर्स्ट कह रहा है तब तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन माइटोसिस का सिर्फ टीलोफेज लिख के आपको दिया, तब हम सिंगल क्रोमेटिड पे ही जाएंगे। तो यहाँ बस वही ट्विस्ट आ गया, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है वन क्रोमोसोम कंसिस्ट 2 क्रोमेटिड, जैसे आपने अभी डिस्कस किया था कि एनाफेज जो फर्स्ट है उसमें जो आपके सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, आपने कहा रिमेन एसोसिएटेड, द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड। और एनाफेज फर्स्ट के बाद फिर टीलोफेज फर्स्ट आएगी, टीलोफेज फर्स्ट। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर टीलोफेज फर्स्ट जो है उनको सबको फर्स्ट मेंशन करना।
फिर देखिए, हाँ ये तीन ही ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तीन ही स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ये टीलोफेज पे देखो, यहाँ बच्चों थोड़ा सा चेंज करता वो कहता वन क्रोमोसोम कंसिस्ट वन क्रोमेटिड, इसको अगर सिर्फ वन लिख देता तब तो आपका आंसर हो जाता टीलोफेज, और इसने कहा वन क्रोमोसोम कंसिस्ट टू क्रोमेटिड्स, तो आपका आंसर हो गया टीलोफेज सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट 164, फर्स्ट चेक पॉइंट इज फॉर्म्ड बिटवीन। देखिए ये चेक पॉइंट जो है वो सेल के रेगुलेशन को आप कह सकते हैं ऑब्जर्व करते हैं, रेगुलेशन को आप यहां से डिस्कस कर सकते हैं। सर थोड़ा सा चेक पॉइंट हमें ड्रॉ करने चाहिए, M G1 S एंड G2। तो देखो सेल अपना जो प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेशन कर रही है, डिवीजन में जाने से पहले सेल को कई पॉइंट्स पर या स्पेसिफिकली रेगुलेटिंग पॉइंट्स पर चेक किया जाता है। बिल्कुल है कि सेल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके। सेल जब डिवीजन में जाती है तो आप कहते हैं अपना साइज इंक्रीज करती है, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम इंक्रीज करती है, सेल इज इन एडिक्वेट साइज और नॉट, ये चेक पॉइंट चेक कर सकता है। प्रिपरेशन जो है उसके बारे में हुई है कि नहीं है, रिक्वायर्ड प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज हुए हैं कि नहीं हुए, जो डीएनए मटेरियल यहाँ डीएनए रेप्लिकेट हुआ है दैट इज डैमेज्ड और नॉट, ये वो चेक कर सकता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चेक पॉइंट होते हैं, सर मेंशन कर दें। पहला लिखा है G1 S पेज, बिल्कुल यहाँ मेंशन कर देते हैं G1 देन S देन G2 और G2 के बाद आती है फिर अपनी M फेज। तो जैसे सर ने बताया सबसे पहले G1 से S, तो यहाँ पर फर्स्ट चेक पॉइंट होता है। बिल्कुल, और ये सर सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, मेजर चेक पॉइंट, दैट इज कॉल्ड G1 S चेक पॉइंट। क्योंकि ये जो सेल है वो मैक्सिमम एक्टिविटी अपनी डिवीजन के जो प्रोसेस, मतलब ये जो इंटरफेज है डिवीजन का जो प्रिपरेटरी प्रोसेस है उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी इन तीनों के कंपैरेटिवली इसमें मैक्सिमम कर लेती है। तो ऑब्वियस है वहां सेल को सबसे ज्यादा चेक किया जाना जरूरी है। हाँ, सब प्रिपरेशन अगर हो गई देन वो एस फेज में एंटर हो जाए। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो एंटर होगी। देन उसके बाद जैसे वो G2 में चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे G2 में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह फॉर्मेशन। क्वेश्चन एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था सर, जिसमें है कि वो कह रहा था कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है, द डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म इज स्टाल्ड, रुक जाए, तो कौन से चेक पॉइंट को प्रीडोमिनेंटली एक्टिव हो जाना चाहिए। तो देखो अब वो कह रहा है रेप्लिकेशन का प्रोसेस रुक गया तो पीछे वाले को एक्टिव होने से तो कोई फायदा है नहीं। तो आप जो बता रहे हो सर G2 और M के बीच जो चेक पॉइंट है, M चेक पॉइंट, हाँ ये देखो बच्चों क्या है, एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया सर चेक पॉइंट का, कंटिन्यूअसली सेल साइकिल के रेगुलेशन का, लेकिन एनसीईआरटी नहीं लिखती है। तो आपको सेल बायोलॉजी में थोड़ा सा रेफरेंस जो है वो कनेक्टिंग रेफरेंस चेक करना ही पड़ेगा। तो क्लियर कर चुके हैं सर हम, ये चेक पॉइंट हो गए, एक तो ये हो गया, और एक चेक पॉइंट जो होता है बता देते हैं यहाँ पर एम फेज की अगर बात करें तो वहां पर जो प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में एक चेक पॉइंट और आता है, मेटाफेज टू एनाफेज, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एम चेक पॉइंट भी बोल देते हैं इसको, एम चेक पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करते, जैसे हमारे लेवल पे एनसीईआरटी के लेवल पे स्पेसिफाई नहीं करके आपको ऑप्शन में भी उसमें लिख के दिया था, आपको G1S लिख के देगा, G2M लिख के देगा, सिर्फ M लिख के देगा, इस तरीके के ऑप्शंस आपको दे सकता है। तो वो जो सर बता रहे हैं एनाफेज और मेटाफेज, मेटाफेज और एनाफेज के बीच का, उसको M चेक पॉइंट भी लिख के दे देता है। तो बच्चों फर्स्ट चेक पॉइंट हमारे पास हो गया, किस फेज के बीच आएगा, G1S के बीच। G2M चेक पॉइंट आप देख रहे हैं, उसके बाद में दूसरा चेक पॉइंट आता है S इंडिविजुअली और G2 के बीच जो चेक पॉइंट है वो आपको डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास फर्स्ट चेक पॉइंट का आंसर हो गया G1S। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द मियोसाइट, जिसमें मियोटिक डिवीजन हो रहा है। अब देखो एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट, क्यों जरूरत पड़ेगी एपिडर्मल सेल को, ऑब्वियस है, डिप्लॉयड है, सोमेटिक सेल है, ये डिवीजन करेगी माइटोसिस से। फिर लिखा है मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ, डेफिनेटली माइटोटिक डिवीजन ही होंगे, एपिडर्मल सेल ऑफ द एंथर, और फिर लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो जो एंथर दे दिया ना आपको वर्ड, तो ये थोड़ा जेनेटिक रेफरेंस डाल के, सॉरी थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव रेफरेंस डाल के कंफ्यूज आपको कर सकता है एपिडर्मल, लेकिन एंथर जो है उसकी एपिडर्मल सेल जो होती है वो डेफिनेटली 2n फॉर्म की और सोमेटिक सेल्स ही होंगी, इनमें मियोसिस नहीं होगा। स्टूडेंट्स, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, आप ये जानते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड होती है तो एक टेट्राड बनाती है, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, इससे फर्दर माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो इसमें डेफिनेटली कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 4, जिसमें मियोसिस होता है वो मियोसाइट होगा। फॉलोइंग आर द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। कुछ इवेंट्स हमें दे रखे हैं, तो इन इवेंट्स को हम सीधा डिटेक्ट कर लेते हैं। आप इनकी सीक्वेंस पे आइए। ये कह रहा है कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट, तो कॉम्पैक्शन क्रोमोसोम का स्टार्ट होगा, कंप्लीट मियोसिस के इवेंट्स दे दिए, अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सारा आप एक तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट,
तो क्रोमोजोम वर्ड में फिर बात कर रहा हूं सर, बार बार कह रहे थे कि अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करी जाए तब तो आप शुरू से ही देखेंगे क्रोमेटिन से, लेकिन अगर आपको क्रोमोजोम लिख के दे दिया तो सर हमें बात करनी फिर प्रोफेज, और मियोसिस है तो प्रोफेज फर्स्ट हो जाएगी। लेकिन देखो आगे दे रखा है डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये तो उससे भी पहले की एक्टिविटी है, एस फेज में होके आता है। फिर कह रहा है मियोटिक स्पिंडल असेंबली। स्पिंडल असेंबली आप जानते हैं माइटोसिस और मियोसिस दोनों में जो हो रहा है, यहाँ मियोटिक लिखा है तो ऑब्वियस है मियोसिस फर्स्ट में हम जा सकते हैं। फिर देखा है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो ये उससे भी पहले का फॉर्म है। डिसोल्यूशन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का आप जो जानते हैं वो होगा इसमें डिप्लोटीन में। फिर कह रहा है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो सेपरेशन है ये मियोसिस सेकंड को कैरेक्टराइज करेगा, क्योंकि अब देखो स्टूडेंट्स हमें मियोसिस का रेफरेंस लेके ही पढ़ना पड़ेगा इसको, ऑब्वियस है क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी लिखा है। तो ये सेपरेशन हो जाएगा आपके पास, रिकॉम्बिनेज बताया था अभी, रिकॉम्बिनेज अभी पैकाइटिन में आपको बताया था। फिर कह रहा है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये एनाफेज फर्स्ट में ही हो रहा है, ये एनाफेज फर्स्ट में हो रहा है। फिर कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ टेट्रामेर, लास्ट स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है जब 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाती है, मतलब डॉटर प्रोजेनी बन जाती है। इस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अब एक बार पूरे स्टेटमेंट मेरे ख्याल से पहले रीड करने होते हैं, उसके बाद में फिर अपने उसके बाद अरेंजमेंट पे आप जाएं। तो जितने स्टेटमेंट्स हमने सबका वो आपको बता दिया है कि कौन सा कब होगा, बिल्कुल क्लियर है। अपन मेंशन भी कर दें, हाँ कर देते हैं। पहले रेप्लिकेशन होगा, सबसे पहले रेप्लिकेशन एस फेज में, फिर उसके बाद में कंडेंसेशन कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये आ जाएगा। नहीं सर, डिसोल्यूशन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जो ए है हो जाएगा लेप्टोटीन से वो शुरू हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप, ए को पहले हम ले लेंगे क्योंकि वो लेप्टोटीन से शुरू हो जाएगा। उसके बाद जाइगोटीन से रिलेटेड कुछ है तो देखो, नहीं जाइगोटीन नहीं दे रखा, कोई नहीं दे रखा, तो फिर पैकाइटिन पे आ जाते हैं अपन पहले, तो ये ई हो जाएगा। हाँ पैकाइटिन उसके बाद डिप्लोटीन का कोई देखो कैरेक्टर, उसके बाद डिप्लोटीन पे हम जा सकते हैं। डिप्लोटीन का कैरेक्टर दिया है इन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डी हो जाएगा। उसके बाद ज्यादा अच्छा तरीका आपने बताया कि इनमें कंफ्यूजन के बजाय आप सीधा चेक करोगे हमें मियोसिस की बात करनी है तो लेप्टोटीन से लेकर हम चेक कर लें लास्ट तक, तो आपको बिल्कुल सही सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बी ए डी ए ई डी, लेकिन आगे देखने पड़ेंगे। उसके बाद में बी ए ई डी उसी में है सर आपके पास, ये दोनों ऑप्शंस में, दोनों ऑप्शन में बी ए डी दिखा गया, फिर उसके बाद में सी है, सी दे रखा है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा बिल्कुल डाइगोनेसिस में, तो ये आ जाएगा आपका ई आ जाएगा। सॉरी क्या है, सी दे रखा है ना, हाँ सी दे रखा, सी आएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद में जैसे ही दोनों में सी दे रखा, आपको आगे भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में देखना है अपन जाएंगे सीधा एनाफेज पे पहुंच गए, हाँ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जी, ई हो जाएगा आपका जी। तो यहाँ मिल गया हमें बच्चों। उसके बाद में चेक कर लो एफ जो है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो ये मियोसिस सेकंड में चला गया, और उसके बाद आपको एच है फॉर्मेशन, तो आपका आंसर हो गया सेकंड, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट 167 एक टेट्राइड कंसिस्ट ऑफ, एक टेट्राइड बना होता है 4 नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड्स। देखिए हर एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, और इस पेयर में जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं आप ये कहेंगे ये इन दोनों के क्रोमेटिड्स आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो यहां हमें दे रखा है सर 4 नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड्स, नहीं 4 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होगा, 2 ही क्रोमोसोम है और वो भी होमोलोगस है, 2 सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल विद 2 ईच विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये परफेक्ट लिखा है, आगे और पढ़ लेते हैं। 2 सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ईच विद नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स वो ठीक हो गया। हर एक क्रोमोसोम में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल। और अपन स्टेटमेंट देते हैं ना क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, हाँ तो वहां पर भी ये स्टेटमेंट अकर्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, लेकिन क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच, होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम if it is representing the crossing over or the gene exchange, the exchange will occur in between non-sister chromatids of homologous chromosome। ठीक है, आगे चलें। तो ये हो गया है 168। select the correct statement in following: outer nuclear membrane usually remain continuous with ER and also bear ribosome। काफी बार बात हो चुकी है इसकी, RER की बात कर रहा है डेफिनेटली। फिर कह रहा है थ्रू न्यूक्लियर पोर मूवमेंट ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस। ये भी देखो बहुत बार बताया जा चुका है, डीएनए का मूवमेंट नहीं होगा सर, ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट रेफरेंस हो गया। हमने डिस्कस किया था बाई डायरेक्शनल मूवमेंट और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, तो आपने कहा था साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को लीड करता है। फिर कह रहा है न्यूक्लियर पोर आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियस। परफेक्ट है,
परफेक्ट लिखा है सर ये बिल्कुल स्टेटमेंट, लेकिन फ्यूजन लिखा है ये, फ्यूजन कर दिया, फ्यूजन यहीं से लिए हो जाता है। हाँ यहीं से लिए मैं भी कर जाता अभी फ्यूजन, ये ध्यान रखें आप। फिर लिखा है न्यूक्लियर पोर्स आर पासेज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, डेफिनेटली करेक्ट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो 4 स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं उनमें से 2 इनकरेक्ट हमारे पास हो गए, 2 करेक्ट रेफरेंसेस हैं, ए एंड डी करेक्ट हैं और बी एंड सी इनकरेक्ट है। हाँ तो करेक्ट ए और डी हमारे पास सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 169 in relation to the given diagram of the cell division the mitosis for mitosis which of the following statement is incorrect, statement incorrect कौन सा है? देखो सर कौन सा दे रखा है हमें, ये जो है वो ट्रांजिशन टू मेटाफेज है क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली मेटाफेज की तरफ जा रही है सेल, इसको ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज बोल सकते हैं। तो पहले डायग्राम को ही रिकॉग्नाइज करना, ये हमने पहले ही बात की थी कि कोई भी सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, फेज है, वो स्विच ऑफ और स्विच ऑन नहीं होता, वो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो वो ट्रांजिशनल फेज उनमें सब में मिलेंगे। इसीलिए देखो अर्ली फेज और लेट फेज लिखा जाता है। स्टेटमेंट पढ़ूं सर मैं, ये कह रहा है दिस रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजिशन ऑफ द प्रोफेज टू मेटाफेज, डेफिनेटली प्रोफेज टू मेटाफेज। फिर कह रहा है क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट, डेफिनेटली क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पर असेंबली बनाने वाले हैं ये। फिर कहा है सर स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड एंड सेंट्रियोल्स आर रीच्ड एट द पोल्स, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड एंड सेंट्रियोल, ये देखो दिखाए हैं स्पिंडल फाइबर्स जो है उनका फॉर्मेशन हो गया है, एंड सेंट्रियोल्स आर रीच्ड, दीज आर द सेंट्रियोल्स जो पहुंच चुके हैं, बिल्कुल, क्योंकि मेटाफेज में तो परफेक्ट असेंबली बनानी है इसको। फिर कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट व्हाइल न्यूक्लियोलस, ईआर एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस आर डिसअपीयर्ड, देखो डिसअपीयरेंस जो है वो, हाँ बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इससे पहले प्रोफेज में हो गई, लेट प्रोफेज में जाके, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सर यहाँ मेंशन कर दिया और डिसअपीयर हो जाती है, दिख रहा है बिल्कुल डायग्राम में आपको। इवन हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयरेंस है साइमल्टेनियसली डिसअपीयरेंस इनका भी हो जाता है, बिल्कुल। हाँ तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट हमारे पास, उन्होंने पूछा है स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट जो सेलेक्ट करना है वो इनकरेक्ट फोर्थ हो गया, और वो सिर्फ इसके बिहाफ पे आप कह रहे हैं, ये कह रहा है प्रेजेंट लिख दिया इसलिए इसके बिहाफ पे इनकरेक्ट, बाकी ऊपर वाले तीनों करेक्ट। नेक्स्ट 170 मैच द फॉलोइंग, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया सर, एक दिया आपने न्यूक्लियोसोम, अभी न्यूक्लियोसोम की हम बात कर रहे थे और आपने कहा था कि स्टोन ऑक्टामर है दैट इज एसोसिएटेड विद द डीएनए, ये कह सकता हूं मैं दिस वन, बिल्कुल स्टोन ऑक्टामर एसोसिएटेड विद डीएनए। फिर सर लिखा है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर ये देखिए सर हमें ये मिल गया है डिस्क शेप्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द, ये काफी बार अपन डिस्कस कर चुके हैं काइनेटोकोर, हां एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। फिर लिखा है सर क्रोमोमियर, तो क्रोमोमियर आप कहेंगे bead like accumulation of the chromatin sometime visible along chromonema, बिल्कुल। फिर लिखा है सर हेटेरोक्रोमेटिन, dense part of nuclear material which is directly dark stain, हां हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्टेन होता है, यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन होता है, बिल्कुल सिंपल मैचिंग कर लेना बच्चों। तो ये ए बी सी और डी सबका आपको बता दिया गया है रेफरेंस, आप मैच कर ले। क्लियर। नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सब स्टेजेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, बिल्कुल अभी जस्ट आपने सीक्वेंस बताया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर आपको है, इस पे कोई ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट 172 बाइवेलेंट इन मियोसिस आर, बाइवेलेंट क्या है, बिल्कुल अभी ये सेम क्वेश्चन आया, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये बाइवेलेंट है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये फोर्थ वन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इन डिप्लॉइड जाइगोट क्रोमोसोम्स नंबर इज 80, क्लियर। एक जाइगोट कह रहा है 2n सेल है, ऑब्वियस है, और वो कह रहा है नंबर जो है वो क्या है 80। क्रोमोसोम नंबर इन गैमेटिक सेल विल बी, देखो जाइगोट लिख के दे दिया तो 2n कहने में दिक्कत नहीं हुई कोई, आप कहेंगे इनवेरिएबली डिप्लॉइड ही होगा, और गैमेट इनवेरिएबली हैप्लॉइड ही होगा ऑलवेज। सर कई बार होता है स्पोर्स और गैमेट साथ लिख के दे देते हैं, एक स्टेटमेंट में आपको लिख के देते हैं जैसे स्पोर्स एंड गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, इनकरेक्ट हो जाएगा। स्पोर की डिप्लॉइड एग्जिस्टेंस है और पॉसिबल है, लेकिन गैमेट्स की डिप्लॉइड एग्जिस्टेंस कभी भी नहीं होगी। तो ये कह रहा है यदि एक द्विगुणित युग्मनज में 80 गुणसूत्र हैं तो युग्मक में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होगी, आपको पता है गैमेट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ आपके पास ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 174 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, M phase represents the phase when actual cell division occur and division phase represent the phase between two successive M phase. Definitely actual cell division उसी में होता है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है स्टेटमेंट में ये अपन यही मेंशन कर दें कि करेक्ट कौन से हैं, इनकरेक्ट कौन सा है, बच्चे इनकरेक्ट कौन से हैं, सेलेक्ट द करेक्ट पूछे हैं। तो यहाँ देखो M phase represent the phase when actual डिवीजन, ये यहाँ तक करेक्ट है, डिवीजन फेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि वो एक तैयारी वाली भी आएगी बीच में,
करेक्ट, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहा है सेल्स विद ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन G2 फेज। G2 प्रावस्था में कोशिका में सामान्य डीएनए से दुगने घटक होते हैं डेफिनेटली। अगर 2C है तो 4C होगा। 4C हो गया। ये 2C 4C का रेफरेंस एनसीईआरटी ने दिया और सर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जैक्टली। फिर कह रहा है एनाफेज के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर विखंडित हो जाता है तथा क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं। एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, यही काम है एनाफेज को कैरेक्टराइज आप इसी से करेंगे और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, तो ये सही हो गया। फिर कह रहा है मेटाफेज सेकंड बिगिंस विद द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। मेटाफेज सेकंड, देखिए अल्टीमेटली मेटाफेज सेकंड जो है वो एक तरीके से क्रोमोसोमल असेंबली जो है उसी को रिप्रेजेंट करेगी। बिल्कुल जैसा आप मेटाफेज में पढ़ गए, मैं बोल रहा हूं सिर्फ मेटाफेज में, तो ऑब्वियस है यहां स्प्लिटिंग को लिखते ही आप इसको क्या कह देंगे, इनकरेक्ट रेफरेंस। माइटोसिस हेल्प्स द सेल टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बात कर चुके हैं, ये बात कर चुके हैं सर, हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे कि सेल डिवीजन में जाती क्यों है, क्या जरूरत पड़ रही है डिवाइड होने की, तो ऑब्वियस है ये आपके पास सही ऑप्शन है। जिस तरीके से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो करेक्ट, ए करेक्ट है, बी सॉरी ए इनकरेक्ट है आपके पास, बी जो है वो करेक्ट है, सी आपके पास करेक्ट है, डी आपके पास इनकरेक्ट है और ई आपके पास करेक्ट है। क्लियर? 175 अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। ये कह रहा है क्रॉसिंग और सिनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन, डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। तो देखो डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोफेज में हो रहा है, लेकिन इससे पहले प्रोफेज के कुछ इवेंट्स हैं आपको वो देखने हैं। तो यहां से अपन बात कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं, सिनेप्सिस की बात कर रहा है पहले, ये आपका जाइगोटिन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्रॉसिंग और करवा दो पैकाइटिन में, ये हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन करवा दो डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन, और ये डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये भी डाइकाइनेसिस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, और इसके अलावा आप कह सकते हैं जो सेल ऑर्गन्स डिसअपीयरेंस में है। क्लियर? नेक्स्ट 176 क्रॉसिंग और सक्सेशन। सिंपल है, देख चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन आते तो आप तुरंत हिट करते हैं, और ये ऐसे नीट में ऐसे आते हैं। आजकल मतलब ये दुर्भाग्य कहूंगा मैं कि आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर लिखा है 178 सॉरी, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है सर, डायग्राम से भी अच्छा लग रहा है, हो सकता है अच्छी बात कर पाए इसमें। गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्टेन इवेंट एट ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, व्हिच इज दिस स्टेज। तो देखो ये देखो ये पास लाया है और नोडुल बनाया है इसे, और नोडुल के बाद में वो देखिए सेपरेट दिखा रखे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं सर, प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस। पक्का प्रोफेज फर्स्ट है, ये तो क्लियर हो गया। ये आपके पास पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, बाइवेलेंट दिखाई दे रहा है और क्रॉसिंग और हो रहा है, तो ऑब्वियस है प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस। इसके अलावा कोई ऑप्शन देख लेते हैं, इससे भी ज्यादा बड़ा अगर है हमारे पास या और डेप्थ का है तो प्रोफेज सेकंड कोई मतलब नहीं है, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस ये तो दोनों एक ही बात है। फिर कह रहा है बोथ प्रोफेज फर्स्ट एंड मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस हम नहीं कह सकते, तो आंसर आपके पास हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 178 which of the following combination is true for the type of the spindle fiber in anaphase of mitosis। वो कह रहा है कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रू है स्पिंडल फाइबर इन एनाफेज। बिल्कुल सर, अपन ने ये डायग्राम भी बनाया था, बनाने से पहले क्वेश्चन भी अच्छा है, रिपीट भी हो रहा है। तो अपन बात करें अगर एनाफेज की, तो ऑब्वियसली जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, तो ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पर ये इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर है, और ये जो कंटीन्यूअस सपोर्टिंग फाइबर है, तीनों टाइप के इसका मतलब प्रेजेंट है। हाँ, तो समसूत्री विभाजन की एनाफेज आपको कह रहा है बच्चों, ऑब्वियस है एबीसी। हाँ, अगर इससे पहले का पूछता मेटाफेज तक तो फिर आपके पास दो ही होते, ऐसे क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरजोनल वहां नहीं होता। नेक्स्ट, a picture of the dividing cell taken through a microscope show that the cell contains 80 chromosomes, each consisting of 2 chromatids. The picture must have taken during, बिल्कुल ये बात कर रहा है डायड क्रोमोसोम। वो कह रहा है कि जो क्रोमोसोम है ना उसमें 2 क्रोमेटिड है उसमें, तो ऑब्वियस है डायड कंडीशन कहां हो जाएगी, मेटाफेज में डायड कंडीशन हो जाएगी। तो आंसर सर मैं क्या टिक कर दूं, थर्ड मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस। नेक्स्ट 180 the stage of the mitosis is shown in the diagram, which stage is it and what are its characteristics। देखो सर इक्वेटोरियल प्लेट पर जमा रखे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है, मेटाफेज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं मेटाफेज स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर स्प्लिट, ये इनकरेक्ट है, कोई मतलब नहीं इसका। फिर कह रहा है मेटाफेज क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिल्कुल ठीक बात है। फिर कह रहा है एनाफेज है ही नहीं। हाँ, और लास्ट कह रहा है लेट प्रोफेज, वो भी नहीं है, तो आपका आंसर वो हो जाएगा। पीछे वापस आऊं जी, नेक्स्ट ये तो ये मेटाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर पिक अप आउट द करेक्ट स्टेटमेंट
माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सोमेटिक सेल्स एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स। जनरल रेफरेंस है, होता है, ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद आप कहेंगे ड्यूरिंग माइटोसिस द डीएनए रेप्लिकेट्स वंस फॉर वन सेल डिवीजन एंड इन मियोसिस द डीएनए रेप्लिकेट्स ट्वाइस फॉर टू सेल डिवीजन। ट्वाइस नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, एक ही सेल साइकिल में होगा, चाहे कोई सा भी सेल डिवीजन आपको दिया गया हो, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है माइटोसिस एंड मियोसिस अकर्स इन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। डेफिनेटली माइटोसिस और मियोसिस जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में, बिल्कुल सेक्सुअल में माइटोसिस नहीं होगा। सेक्सुअल में माइटोसिस, सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो दे रखा है ना सर, वहां पॉसिबिलिटी आपके पास है। जैसे एसेक्सुअल लाइफ साइकिल आपको दे दिया तो उसमें तो एग्जैक्टली जो एग्जिस्ट कर रहा है वैसा ही बनेगा ना अल्टीमेटली। तो इक्वेशनल डिवीजन की रिक्वायरमेट वहां है, सही। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं वहां क्या हो जाना चाहिए, माइटोसिस। माइटोसिस इनकरेक्ट हो जाएगा सर। हाँ, क्लियर। नेक्स्ट 182 इन मियोसिस फर्स्ट बाइवेलेंट एसोसिएशन ऑफ, बार बार हम बात कर रहे हैं, कर चुके हैं। देयर विल बी द एसोसिएशन ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स या पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम वहां दिखेगा। तो वो कह रहा है 4 क्रोमेटिड्स एंड 4 सेंट्रोमियर नहीं, 2 क्रोमेटिड्स एंड 2 क्रोमेटिड्स एंड 4 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। ये अपन क्वेश्चन करवा दिया था पहले ही, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 183 एन एग सेल एंड 10 picogram DNA in its nucleus, how much amount of DNA will be this animal at the end of G2 phase? तो देखो G2 में क्या होगा, वो कह रहा है DNA जो है वो 10 पिकोग्राम है न्यूक्लियस में, एग सेल है तो हैप्लॉइड सेल में 10 पिकोग्राम है। अगर अपन बात करें उसका डिप्लॉइड कंडीशन बात करें तो 20 पिकोग्राम हो जाएगा। और सेल अगर G1 से फिर S और G2 में जाएगी तो यहाँ 20, 40, G2 में हो जाएगा 40 पिकोग्राम। ठीक है, वो आंसर 40 आपके पास हो जाएगा। Next, the major event that occurs during the cell cycle of mitosis, which is essential for the equal distribution of chromosomal DNA. देखिए, chromosomal DNA के equal distribution की बात कर रहा है। हमने बहुत क्लियर आपसे 2 स्टेटमेंट डिस्कस किए थे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दोनों डिवीजन करते हैं, और उस टाइम हम सिर्फ बात कर रहे हैं डॉटर प्रोजेनी की। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तब हम मदर सेल और डॉटर प्रोजेनी को कंपेयर कर रहे हैं, और ये बात करते हैं जब हम सिर्फ माइटोसिस की तब रेप्लिकेशन होगा तो उसके बाद बिल्कुल डिवाइड होगी। तो ये कह रहा है रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए कह रहा है कि मेजर इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेल साइकिल ऑफ माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। वो तभी हो सकता है जब क्या होगा, रेप्लिकेशन परफॉर्म होगा। रेप्लिकेशन परफॉर्म हो। उसके बाद आप आगे की बातें जो है वो देख रहे हैं, वो आगे के इवेंट्स जो है वो लिख के दिए हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का एपिसोड था सेल बायोलॉजी का। हमने काफी कोशिश की है इसको अच्छे से कनेक्ट करके आप तक पहुंचाने की और आप तक पहुंचने की, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स जैसा आपका आ रहा है। हम भी इसमें और ज्यादा एनर्जी पुट करने का लगातार एफर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, नाउ वी आर ऑन द टूर ऑफ द सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो पूरी तरीके से यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप उतर चुके हैं, सेल डिवीजन में आप चल रहे हैं, और इसके ठीक बाद अब एक और फेज हम करेंगे सेल बायोलॉजी का। कॉमन क्वेश्चंस लेंगे, कॉमन लेंगे थ्रू आउट सेल बायोलॉजी। एक तरीके से फर्स्ट टू लास्ट सब कुछ एक साथ हम लेंगे, जिससे आपकी रीजनिंग पावर भी बढ़े और आप बहुत अच्छे से उसको जो है वो सॉल्व भी कर पाए। ठीक है, तो सर्वे सर का मैसेज आपके लिए। बिल्कुल, और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल उनको सीक्वेंस से देखें आप। अगर आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो, और हमारा मानना है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि अपन ने थ्रू आउट एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर लिए हैं, सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आपने एनसीईआरटी एक बार रीड की और ये वीडियो आपने अगर देख लिया तो काफी है, मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम इससे बाहर नहीं होगा। सो आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे MM बलडोदिया और सर्विस यादव सर को। वी आर फ्रॉम CLC सीकर टीम बॉटनी। नमस्कार, थैंक यू।